नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्या है? आयोनिक बॉन्ड। मैंने बताया था आयनिक बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, क्योंकि मेटल क्या होते हैं? डोनर, और नॉन मेटल क्या होते हैं? एक्सेप्टर। गुड। तो द बॉन्ड विच फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड अ आयोनिक बॉन्ड। सिंपल डेफिनेशन। अब थोड़ा बुकिश डेफिनेशन कर लो। बुकिश डेफिनेशन में क्या बोलता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड टू एटम, टू मीन्स वन कैटायन एंड वन एनायन इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड व्हाट? केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड का कौन सा टाइप? इज कॉल्ड आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो क्या लिखा है? एन आयनिक बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम वेयर वन एटम ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन to the other atom, means it always done between, it always occurs between metal and non metal. is it clear? क्या आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया? yes. अब आपको यहां पे थोड़ा सा समझना होगा कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे। जैसे NaCl तो हम लिख चुके हैं। अब जैसे मुझे Mg और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन करना है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि Mg और क्लोरीन में कितने क्लोरीन चाहिए, शायद आपको पता हो। ठीक है, चलिए, मुझे पता है Mg के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 282, यानी आउटर मोस्ट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए तो डेफिनेटली ये जो है ऑक्टेट रूल फॉलो कर लेगा, यानी नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन गेन करेगा। हाँ, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लुईस डॉट स्ट्रक्चर शो कर दिया। क्लियर? अब Mg किसके पास जा रहा है? अपने जो नीड है वो फुलफिल करने के लिए, वो क्लोरीन के पास। क्लोरीन के पास 2, 8 और 7, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है। मींस क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, लेकिन Mg के पास कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2 डोनेट नहीं करेगा तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा, यानी नियरेस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं होंगे। यानी इसको एक क्लोरीन से नहीं, एक और क्लोरीन चाहिए। एम आई राइट दादा? हाँ, क्योंकि जब एक और क्लोरीन चाहिए तो आपको पता है कि इसने इसको दे दिया और एक भाई साहब इसने इसको दे दिया, यानी Mg को कितने क्लोरीन चाहिए वो भी आप पता कर सकते हैं। यानी किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के या वैलेंसी देख के पता कर सकते हो। क्लियर? तो Mg को एक नहीं 2 क्लोरीन चाहिए, और बना क्या? MgCl2। Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2, तो Mg पे क्या आएगा? 2+ का साइन आएगा ऐसे। और क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? एक ही किए, बट यहां पे 2 क्लोरीन है, दोनों ने एक एक किए, तो ऐसे लिखोगे 2 क्लोरीन और 1 माइनस, ये फाइनली कैसा दिख गया? MgCl2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है केमिकल कॉम्बिनेशन, क्या होता है आयनिक बॉन्ड। क्लियर? अब इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। कूलम्स लॉ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इज इक्वल टू K(Q1Q2) अपॉन R²। क्या आया समझ में? यानी आयनिक बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेटिंग बिटवीन अ कैटायन एंड एनायन। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यानी जो इंटरेक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो स्ट्रॉन्ग है, यानी आयनिक बॉन्ड जो होते हैं काफी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन आपने देखा होगा जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मैक्सिमम केस में वो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होता है। क्यों? फिर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो ये क्या देते हैं? आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। यानी अगर ये वाटर में आयन दे देंगे तो आपको पता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, अगर आयन में डिसोसिएट होने की कैपेबिलिटीज ज्यादा होती है। इसीलिए सॉल्ट वाटर क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि जैसे NaCl को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, ये Na+ और Cl- दे दिया, यानी आयन में वो डिसोसिएट हो गए। और आपको पता है जब डिसोसिएट हो गए तो आयन मिला तो कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। यस, आया समझ में? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया। क्या आयनिक बॉन्ड समझ में आया हमको? आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? हाँ सर, बिल्कुल। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट। अब ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से मैं फिगर ड्रॉ किया हूं। जैसे देखिए, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन दिए, लिथियम के आउटर मोस्ट में 1 ही इलेक्ट्रॉन था, तो 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम, बेरिलियम और हाइड्रोजन के केस में ऑक्टेट नहीं, कौन सा रूल आता है? डुप्लेट, क्योंकि उसका नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन होता है?
हीलियम होता है। क्या चीजें समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल समझ में आई। चलिए अब आगे आइए, क्या प्रॉपर्टीज हैं आयनिक बॉन्ड की? बस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखकर ही हम उसकी प्रॉपर्टी को जज कर सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी पढ़ो जो समझने के लायक है, जो अभी तक मैंने बताया। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। यस, ओके। फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल विथ शार्प इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आपको पता है मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नॉन मेटल एक्सेप्ट करते हैं, तो नॉन मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम, इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा। जनरली हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है मेटल आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी मेटल के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी वो कम, नॉन मेटल के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा। जैसे अगर फ्लोरीन बोलूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है? 4, क्लोरीन का क्या होता है? 3, ब्रोमीन का क्या होता है? 2.8, आयोडीन का क्या होता है? 2.5, ऑक्सीजन का क्या होता है? 3.5, नाइट्रोजन का क्या होता है? 3, हाइड्रोजन का क्या होता है? 2.1। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है ना? हाँ बिल्कुल। तो अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा हो, आयनिक बॉन्ड बनने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि मेटेलिक नेचर एक साइड ज्यादा और दूसरे साइड नॉन मेटेलिक नेचर ज्यादा। इज इट क्लियर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। मैं बार बार रिपीट करता हूं, बोर तो नहीं हो जाते? नहीं सर, चलेगा। चलेगा तो फिर ठीक है। चलिए, द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक with charge separation. They are the most reactive of all the bond in appropriate medium. most reactive क्यों बोला? जैसे NaCl को ले, अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो क्रिस्टल के फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही हमने इसको वाटर में डाल दिया, तुरंत ये किस में डिसोसिएट हो जाएंगे? आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी NaCl बदल के क्या हो जाएगा? Na प्लस एंड Cl माइनस। यही बताया। द स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज आयन। जो आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है। अभी बताया F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ। क्लियर? और आपको पता है ये क्या बनाते हैं? आयंस बनाते हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, यानी क्या बोला है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज, एंड Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। R मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड। दिमाग की बत्ती जल रही है? हाँ सर जल रही है। और भी इलाबोरेट करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? बता ही दिया मैंने। आयनिक कंपाउंड जनरली हैव लैटिस स्ट्रक्चर। मैंने बोला ये क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। सॉलिड स्टेट चैप्टर तो अब रहा नहीं, लेकिन आपको पता है कि सॉलिड स्टेट अगर रहता तो NaCl का क्रिस्टल होता है, CaCl के क्रिस्टल होते हैं, ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल हमने पढ़े थे। क्लियर? Good. Next, ionic compound are brittle and they break along the planes where the pressure is applied. Then ionic compound dissolve in water and other polar solvent. क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं? आयन बनाते हैं, तो पोलर डिजॉल्व पोलर। क्लियर? वाटर में भी क्या होता है? H प्लस एंड OH माइनस, यानी सेम नेचर वाले जो होते हैं एक दूसरे को डिजॉल्व करते हैं। बहुत बार आप पढ़ चुके हो। लाइक डिजॉल्व लाइक, डिसलाइक डिजॉल्व डिसलाइक, यानी क्या बोलते हैं? पोलर डिजॉल्व पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? पोलर इन नेचर होते हैं, क्योंकि ये आयन देते हैं। तो ये वाटर सॉल्वेंट, जैसे पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करूं जो आयन नहीं देते, लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है या नहीं के बराबर होती है। हाँ सर समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। इसलिए नमक को घोलने के लिए बेंजीन नहीं लेते, नमक को घोलने के लिए क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं। जैसे ही वाटर लेते हैं नमक अपने आप घुल जाता है, क्योंकि नमक जो NaCl है वो क्या है? आयनिक कंपाउंड है। क्या समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। मैंने बता ही दिया, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो आयन फर्निश नहीं करते, जिसमें पोलरिटी कम होती है या ना के बराबर होती है, लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। जनरली बोला मैंने, ठीक है। गुड सर, क्योंकि उसमें पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट भी आते हैं। खैर अभी हमारी उसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड डिस्प्ले अ हाई रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जैसे इसको मीडियम मिलता है ये तुरंत आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, और आयनिक रिएक्शन जो होते हैं आर वेरी फास्ट होते हैं। इसलिए जितने भी आयनिक रिएक्शन आप देखोगे वो फास्ट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बॉन्ड जो होते हैं नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए आयनिक कंपाउंड कभी भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। क्लियर? तो अगर कोई पूछे डज आयनिक कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म, नेवर, बिकॉज द बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल।
बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं होते। तो कौन से बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो भी पढ़ाने वाला हूं वो हमेशा हाई नेगेटिव एटम के तरफ उसका डायरेक्शन होता है। इज इट क्लियर? हाँ सर। क्या हमें आयनिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा समझ में आया? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड समझ में आया? गुड। अब जैसे NaCl है, NaCl ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए? 1। तो NaCl की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी? 1। अगर मैं Mg और Cl की बात करूं तो क्या बनता है? MgCl2। मैग्नीशियम ने कितने डोनेट किए? 2। तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी? 2। इज इट क्लियर? उसी तरह से अगर 3 डोनेट किए तो 3 होगी। मैक्सिमम हम देखते हैं 1 या 2। उसके बाद रेयर केस में देखते हैं 3, और 3 से ज्यादा तो कभी डोनेशन नहीं होता। उसके आगे क्या हो जाता है? शेयरिंग होने लग जाता है। हाँ सर, बहुत अच्छा। तो इसीलिए अगर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हो और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल हो तो उनके बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। और आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है? हमेशा स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आया समझ में? अब पीरियोडिक टेबल को थोड़ा याद करते हैं। ग्रुप 1 क्या मेटल है? हाँ। ग्रुप 17 क्या नॉन मेटल है? हाँ। तो ग्रुप 1 हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ग्रुप 17 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो उनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड बनेगा वो बहुत बेस्ट बनेगा। जैसे Na और Cl, जैसे Na और F, जैसे K और Cl, जैसे K और F, जैसे Na और Br। समझ में आया? हाँ सर, आपने समझाया तो था। चीजें क्लिक कर पा रहे हो? हाँ। तो ग्रुप 1 और 2 और उधर ग्रुप 15, 16 और 17, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस सबसे ज्यादा या अच्छे फेवरेबल होते हैं। इज इट क्लियर? हाँ सर, समझ में आया। इलेक्ट्रोवैलेंसी समझ में आई? क्या आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया है। क्लियर? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आर आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन कोवैलेंट बॉन्ड? डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर देन कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन अगर मीडियम वाटर हो जाए तो ये तुरंत डिसोसिएट होके आयन देते हैं। जैसे NaCl को वाटर में डाल के देखो, तुरंत क्या बनेगा? Na+ एंड Cl-। लेकिन अगर ये वैक्यूम में है या अगर ये सॉलिड स्टेट में है, नेचुरल स्टेट में है, तो ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होते हैं, काफी स्ट्रॉन्गर होते हैं। इज इट क्लियर? हाँ सर, बहुत अच्छा। तो डिपेंड क्या करेगा? डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, यानी एनवायरनमेंट पे डिपेंड करने वाला है। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट, कैन एन आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 मेटल? नहीं। अगर 2 मेटल हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0, तो 2 मेटल के बीच में मेटेलिक बॉन्ड बनता है और 2 नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड। यानी आयनिक बॉन्ड बनाना है तो एक डोनर एक एक्सेप्टर, यानी मेटल और नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल के बिटवीन ही बनेगा। क्या समझ में आया? हाँ सर। नेक्स्ट, हाउ आर आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम? तो अभी ये बताया जस्ट कि एक बार एक साइड से डोनेशन तो एक साइड से एक्सेप्टेंस होगा। डन। डू आयनिक बॉन्ड है? हाँ बिल्कुल, आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्यों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। अब क्रिस्टल को तोड़ना इतना आसान थोड़ी है। जैसे अरे क्रिस्टल को सर कैसे विजुअलाइज करोगे? डायमंड को देख लो ना, डायमंड में तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। नमक के दाने में अभी माइक्रोस्कोप लेके पढ़ते हैं। व्हाट मेक्स एन आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर? ठीक है, तो आपको पता है आयनिक बॉन्ड के बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतना आयनिक बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा। ये किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ F इज इक्वल टू कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा। और अगर R की वैल्यू यानी डिस्टेंस बिटवीन द एटम, यानी जो R मतलब RC प्लस RA जो आपका सम होगा, अगर इसकी वैल्यू कम होगी, ज्यादा नहीं कम होगी, तो आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा। इसको मैं लैटिस एनर्जी के टर्म्स में भी आपको समझाने वाला हूं। क्लियर? तो चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? आयोनिक बॉन्ड। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। बहुत सिंपल, आपको पता है आयनिक बॉन्ड किसके बिटवीन होता है सर? मेटल एंड नॉन मेटल के बिटवीन। तो अगर एक साइड मेटल एक साइड नॉन मेटल हो, यानी एक अच्छा डोनर एक अच्छा एक्सेप्टर हो, तब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन ज्यादा फेवरेबल होता है। वही लिखा है, द कंडीशन विच फेवर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड वेयर 2 एटम्स मस्ट बी डिफरेंट। मस्ट मतलब एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल हो। नेक्स्ट, आपको पता है कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं? मेटल।
बहुत अच्छी बात है। तो आपको पता है अगर मेटल की यानी एक एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाए तो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन इजीली हो जाएंगे, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम इन गैसियस स्टेट। जैसे अगर किसी मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी लेस है तो आपको पता है उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा तो मेटल क्या बन जाएंगे, तुरंत कैटायन का फॉर्मेशन कर देंगे। तो लो आयनाइजेशन एनर्जी हो तो आयनिक बॉन्ड का फेवरेबल होगा। तो अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो गेन कौन करता है, नॉन मेटल। और जब गेन है तो नॉन मेटल की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। यानी डेल्टा ईजी एच की वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, उतनी ज्यादा। यानी आयनिक बॉन्ड के लिए बेस्ट फेवरेबल हो जाएगा। यानी क्या कंडीशन होगा, लो आयनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। फॉर एग्जांपल Cl ने एक इलेक्ट्रॉन तुरंत ले लिया, क्या बन गया, Cl माइनस। अब कैटायन भी मिल गया और एनायन भी, कैटायन और एनायन दोनों मिल गए। तो अब जब दोनों मिल गए तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या नहीं, हाँ सर बिल्कुल होगा। लास्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेकेंड एटम मस्ट बी हाई, यानी इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। जनरली ये देखा गया है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू 2.1 से इक्वल और ज्यादा हो तो बेटर कंडीशन है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का, क्योंकि मेटल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और नॉन मेटल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। आया समझ में? तो दिस आर द फैक्टर दैट अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। होप आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ, जैसे सपोज करो कि मेरे पास NaCl भी है, मेरे पास NaF भी है और मेरे पास NaBr भी है। ठीक है, तीनों आपके क्या है, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। अब जब तीनों आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो बोलो किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इस केस में लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट आता है। अगर लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट समझे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये देख के भी आप लोग आगे बढ़ सकते हो। तो क्या बोलता है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन आयनिक बॉन्ड इज डिटरमिन्ड बाय द चार्ज ऑफ द आयन एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी F इज इक्वल टू हम लोग जनरली क्या जानते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ R स्क्वायर नहीं लिखना, यहाँ D लिखना है, मतलब एक R नहीं ऐसे लिखते हैं, क्योंकि इसमें कैटायन और एनायन है, मतलब RC प्लस RA। अब दोनों सेम होता तो R प्लस R स्क्वायर ही तो होता, बट इसको ऐसे लिखना है। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन D। D मतलब साइज ऑफ कैटायन प्लस साइज ऑफ एनायन। इज इट क्लियर? तो आप क्या देख रहे हो, चार्ज ज्यादा तो भैया पावर स्ट्रेंथ F फोर्स ज्यादा, यानी आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा। लेकिन अगर साइज बढ़ता है यानी R की वैल्यू बढ़ती है तो स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी लेस पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो यही लिखा है, द लार्जर द चार्ज एंड द स्मॉलर द आयन द स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड विल बी। चार्ज ज्यादा और स्मॉलर द आयन हो तो इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल Na पे भी सेम चार्ज, Na पे प्लस Cl पे माइनस, यहाँ भी प्लस यहाँ भी माइनस, यानी Q1 Q2 तो सबके लिए सेम है। लेकिन अगर यहाँ है क्लोरीन, यहाँ है फ्लोरीन, यहाँ है ब्रोमीन, अलग अलग है। आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी फ्लोरीन का साइज कम। अगर फ्लोरीन का साइज कम है तो आपको पता है अगर स्मॉलर द साइज ऑफ एनायन होगा तो या आयन होगा तो जो स्ट्रेंथ क्या होगा वो ज्यादा। तो किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, NaF का, उसके बाद NaCl का, और उसके बाद क्या होगा, NaBr का। इसी को हम लैटिस एनर्जी के टर्म्स में जानेंगे। अब लैटिस एनर्जी क्या होती है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान रखना लैटिस एनर्जी क्या होती है। आपको पता है जब भी कोई आयनिक बॉन्ड बनता है तो क्या इंटरेक्शन होता है, कैटायन और एनायन के बीच में। इज इट क्लियर? और जब भी कोई आयनिक बॉन्ड तोड़ते हैं तो हमें क्या बनता है, कैटायन और एनायन बनता है। तो लैटिस एनर्जी को दोनों ही टर्म्स में हम डिफाइन कर सकते हैं। पहले ब्रेकिंग के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड ब्रेक इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयन। जैसे मुझे NaCl को तोड़ना है Na प्लस और Cl माइनस में, तो हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और उस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, अगर इसको तोड़ने में हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब ये स्ट्रांग है
अरे अगर आपकी रस्सी मजबूत है तो जल्दी से तोड़ तो नहीं पाओगे, यानी अगर जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़े उतना ज्यादा स्ट्रेंथ है, यानी लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा हो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा उतना ज्यादा होगा। लेकिन अगर ये इजीली टूट जाए, यानी कम एनर्जी दिए और आराम से टूट जाए, ऐसे लकड़ी, एक ही लकड़ी ऐसे तोड़ दिया आपने, उसी तरह से इनके बीच का जो पावर है वो स्ट्रेंथ है वो कम है, यानी कम एनर्जी लगेगी। तो अगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम हुई तो याद रखना आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। ये फर्स्ट डेफिनेशन हुआ, गुड। अब उसका रिवर्स डेफिनेशन बोलो। द मिनिमम एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस कैटायन and 1 mole of gaseous anion combine to form 1 mole of ionic product, ionic compound। क्लियर। अब अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड क्या होगा, एक्सोथर्मिक। तो लैटिस एनर्जी का हम लोग साइन नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, बट समझना है लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा है तो आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आया, यस। तो अब लैटिस एनर्जी जो होता है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो लैटिस एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इज गवर्न बाय कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 अपॉन D, D मतलब RC प्लस RA, वही चीज जो मैंने बताया। अगर Q1 Q2 ज्यादा और R कम तो स्ट्रेंथ क्या ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा मतलब लैटिस एनर्जी ज्यादा, यानी ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको ब्रेक करने में, तो यानी लैटिस एनर्जी ज्यादा हो तो आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। अब क्या सर लैटिस एनर्जी इससे ढूंढते हैं, ना दादा, लैटिस एनर्जी ढूंढने के लिए एक साइकिल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल से हम लोग लैटिस एनर्जी ढूंढते हैं, जिसको मैं आपको कहां पढ़ाऊंगा, थर्मोडायनामिक्स में, थर्मोकेमिस्ट्री टॉपिक में बॉर्न हेबर साइकिल में आपको बताने वाला हूं, जो हेस लॉ पे डिपेंड करता है। क्या चीजें समझ में आई, हाँ सर बिल्कुल समझ में आई। क्या कंपैरिजन कर सकते हो, हाँ, तो NaF NaCl और NaBr का कंपैरिजन कर सकते हो, हाँ, किसी का भी कंपैरिजन आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ NaCl NaBr और NaI का। आप NaCl ले लो, आप MgCl2 ले लो, आप AlCl3 ले लो, तीनों का कंपैरिजन कर सकते हो। तो ऐसा कंपैरिजन हो सकता है, बस आपको स्ट्रेंथ देखना होगा। क्लियर। अब इस लैटिस एनर्जी का एक और यूज है, क्लियर, रुको बताते हैं। पहले आप फाइनल आउटपुट निकाल लेते हैं, फाइनल वर्डिक्ट क्या मिला, ये देखो लैटिस एनर्जी दिखा आपको, LiCl। अभी मैं अगर इसको लैटिस एनर्जी के टर्म में ना लग के ऐसे समझा दूं साइज के टर्म में, ये LiCl है, उसके बाद NaCl है और उसके बाद KCl है, मानो ये तीनों ही मैंने लिया। आप क्या देख रहे हो, डेटा के अकॉर्डिंग जो LiCl है उसकी लैटिस एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा, यानी इसका जो LiCl का स्ट्रेंथ, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा अभी बताया था, उसके बाद NaCl और उसके बाद KCl। अगर ये वैल्यू ना दी हुई हो, जो मैंने ट्रेंड बताया उससे समझो, आपको पता है ClCl तो कॉमन है और सब पे चार्ज भी सेम है, तो Li Na और K में आपको पता है व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज। साइज इंक्रीज हुआ तो यानी R की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज, और R की वैल्यू इंक्रीज हुई तो F की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, यानी आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम। ये देखो प्रूव किया, KCl का कम है और LiCl का क्या है, ज्यादा है। तो किसका आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, LiCl, उसके बाद NaCl, उसके बाद KCl। अब इस लैटिस एनर्जी का क्या एक और यूज होता है, जैसे मैं स्ट्रेंथ बोल रहा हूं LiCl का ज्यादा, NaCl का कम और KCl का और कम। अब इसको ऐसे देखो, अब इनको अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करने जाऊं तो सबसे जल्दी कौन टूटेगा, KCl, क्योंकि इसके बीच का फोर्स क्या है, कम है, ठीक है। और सबसे बाद में कौन टूटेगा, LiCl। यानी अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, यही समझ रहे, टूटेगा ही नहीं, लैटिस एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वाटर में देने के बाद जल्दी आयन में डिसोसिएट होगा ही नहीं, डिसोसिएट नहीं होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। तो अगर सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करना है तो लैटिस एनर्जी चेक करो, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। और ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या, इफ लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, जैसे हाइड्रेशन एनर्जी मतलब जैसे LiCl को मैंने वाटर में डाला, ठीक है, तो डाला तो आयन में डिसोसिएट हुए तो एक मिनिमम एनर्जी रिलीज हुई जिसको हाइड्रेशन, हाइड्रा मतलब क्या होता है, वाटर, हाइड्रेशन बोलो या सॉल्वेशन बोलो। तो अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम, लैटिस एनर्जी कम है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। ओवरऑल क्या बोलोगे, इफ लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन सॉल्वेशन एनर्जी देन सॉल्युबिलिटी इज लेस और नो सॉल्युबल, but if lattice energy is less than hydration energy solubility what increases। हाइड्रेशन मतलब वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइड्रेशन या सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या हमें लैटिस एनर्जी का चीज समझ में आया, सॉल्युबिलिटी भी डिसाइड किया, यस। क्या स्ट्रेंथ डिसाइड किया, हाँ सर बिल्कुल।
क्या समझ में आ रहा है धीरे धीरे? हाँ सर बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आइए नेक्स्ट आइए। अब जो फाइनल आउटपुट हमने जो फाइनल वर्डिक्ट देखा वो क्या वर्डिक्ट है? लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्ट मेजर ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन इन एन आयनिक सॉलिड। हायर लैटिस एंथैल्पी लेड टू द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। क्या चीजें समझ में आई? हाँ सर अच्छे से आ गई। क्या आयनिक बॉन्ड समझ में आया? हमें लैटिस एनर्जी समझ में आया। फेवरेबल कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है? आया समझ में? हाँ सर, यानी अगर आयनिक बॉन्ड बनेगा तो लो आयनाइजेशन एनर्जी और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड फेवरेबल होता है। दो मेटल के बीच में नहीं होता, दो नॉन मेटल के बीच में नहीं होता। लैटिस एनर्जी क्या होती है समझ में आया? बिल्कुल, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है, यानी तोड़ना मुश्किल है। यानी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। क्या चीजें समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल समझ में आई। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फजांस रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये क्या है, नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे अगर मैं आपके सामने एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं ले लिया, फिर से वही लेता हूं NaF, उसके बाद मैं ले लेता हूं NaCl और उसके बाद मैं ले लेता हूं NaBr। ठीक है, तीनों आयनिक कंपाउंड है। हाँ बिल्कुल सर। या मैं ले लेता हूं NaCl, या मैं ले लेता हूं MgCl2, और या मैं और साथ में ले लेता हूं मैं AlCl3। ठीक है, अब मुझे कंपेयर करना है, जैसे मैं NaF, NaCl और NaBr में कंपेयर करूं, तीनों तो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्ड है, लेकिन अब आयनिक बॉन्ड का जो नेचर है वो किसमें ज्यादा है? यानी अगर आयनिक नेचर ज्यादा होगा तो कोवेलेंट नेचर कम होगा। तो इसी को जज करने के लिए कौन सा रूल आता है? फजांस रूल आता है। फजांस रूल कहता है कोवेलेंट नेचर इन आयनिक कंपाउंड को हम कैसे जज करें, यानी इन तीनों में किसमें आयनिक नेचर ज्यादा और किसमें आयनिक नेचर कम, यानी किसमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा और कोवेलेंट नेचर कम होगा, उसको कौन डिसाइड करता है? कैटायन का साइज, एनायन का साइज, चार्ज ऑन कैटायन और सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। घबराना नहीं है, एक एक करके अच्छे से शांति से समझेंगे। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं। जैसे मैंने ले लिया NaF, आपको पता है NaF क्या देता है? Na प्लस और F माइनस देता है, बिल्कुल, यानी ये कैटायन है तो ये आपका क्या है? एनायन है। अब मैं NaCl लिया, ठीक है, अब आपको पता है NaCl क्या होगा? फिर से देगा Na प्लस और Cl माइनस, मतलब ये कैटायन है और ये एनायन है। थोड़ा बिगर साइज में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, अभी बताया। अब मैं NaBr ले लूं, ये Na प्लस है और ये Br माइनस है, तो मैंने लिख दिया भैया ये Na प्लस है और ये और थोड़ा सा बिगर है, ये Br माइनस। अब मैं इसके अंदर लिख देता हूँ ये F माइनस है, ये Cl माइनस है और ये Br माइनस है, और दोनों साइड क्या है? Na प्लस है। क्लियर टू यू? Na प्लस है। इज इट क्लियर? गुड। अब ध्यान से समझना है, क्या बोलता है फेजांस रूल? अगर कैटायन का साइज स्मॉल है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। क्या बोला? अगर साइज ऑफ कैटायन, अगर साइज ऑफ कैटायन जो है वो स्मॉलर है तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा? ज्यादा होगा, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो कोवेलेंट नेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, एंड आयनिक नेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो पहला क्या? साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन more is the polarizing power, hence covalent nature in ionic compound increases, hence covalent nature increases। क्या बोला? स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन। गुड। अब यहां पे कैटायन तो सेम है, यानी ये वाला तो काम नहीं आएगा। दूसरा क्या था? साइज ऑफ एनायन। तो चलो साइज ऑफ एनायन देखते हैं। साइज ऑफ एनायन, अगर कहता है फेजांस रूल, अगर एनायन का साइज ज्यादा है, ठीक है, तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी, और पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो भैया आयोनिक कैरेक्टर कम और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा। तो क्या बोलोगे? बिगर द साइज ऑफ एनायन मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या बोला? स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का साइज स्मॉल तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, बट लार्जर या बिगर द साइज ऑफ एनायन तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। याद रखना, यहां स्मॉलर और यहां पे क्या हो जाएगा? बिगर साइज हो जाएगा।
अब इसको हम कंपेयर करेंगे क्योंकि यहाँ पे एनायन अलग अलग साइज के हैं, तो बताओ किसका साइज ज्यादा, Br का साइज ज्यादा। तो Br का साइज ज्यादा, तो Br में कोवेलेंट नेचर सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद NaCl आएगा और सबसे बाद कौन आएगा, NaF आएगा। तो क्या बोला, अगर कैटायन का साइज छोटा और एनायन का साइज बड़ा तो कोवेलेंट नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। अब क्यों ऐसा इंक्रीज होगा, तो देखो अगर साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, ये एक जगह पे नहीं रुकेंगे, डिस्टॉर्शन बढ़ जाएगा। तो डिस्टॉर्शन होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी। जब डिस्टॉर्शन होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है तो कोवेलेंट नेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये समझ में आया। तो क्या बोलोगे, अगर साइज ऑफ द कैटायन एनायन, साइज ऑफ द एनायन अगर बिगर है तो उसका पोलराइजेबिलिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, जिससे कोवेलेंट नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। एनायन तो समझ में आ गया। अब सर एक ऐसा एग्जांपल लो जिसमें कैटायन को भी देखें, हाँ घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे मैं ले लेता हूं अब LiCl और NaCl में कंपेयर मुझे करना है, ठीक है। अब आपको पता है LiCl में क्या बनता है, Li प्लस और Cl माइनस, NaCl में क्या बनता है, Na प्लस एंड Cl माइनस। आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो Li प्लस पिद्दा सा है, छोटा सा है, उसका भाई Na प्लस थोड़ा बड़ा है। क्लियर। अब आपको पता है भाई यहाँ पे क्लोरीन तो सेम ही साइज के हैं क्योंकि दोनों में ही क्लोरीन है, तो ये लिख दिया। क्लियर टू यू, क्लियर टू यू। अब क्या बोला, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर इज द पोलराइजिंग पावर, और ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा तो कोवेलेंट नेचर इंक्रीज करेगा। तो इन दोनों में स्मॉलर कौन है, Li प्लस स्मॉलर देन क्या, Na प्लस। तो बताओ इतना तो समझ गए थ्योरी से, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, LiCl में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा और NaCl में क्या होगा, कम होगा। ये तो हम समझ चुके। अब पोलराइजिंग पावर क्या होता है, तो द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। जितना स्मॉलर होगा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना डिस्टॉर्ट कर देगा, और जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, उतना ज्यादा हो जाए, क्योंकि डिस्टॉर्शन होने से ये इसके पास आएगा, पास आएंगे तो डोनेशन और एक्सेप्टेंस की टेंडेंसी नहीं बढ़ती, शेयरिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और शेयरिंग होगा तो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो क्या रूल बताया, अगर कैटायन का साइज कम और एनायन का साइज ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, एज पर द फेजांस रूल। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर इज द पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। लार्जर द साइज ऑफ एनायन, पोलराइजेबिलिटी एनायन की ज्यादा होती है, यानी डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर कम होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। इज इट क्लियर। अब तीसरा क्या था, तीसरा क्या था, चार्ज ऑन कैटायन। क्लियर। तो अब चार्ज ऑन कैटायन हम देखते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं LiCl, क्लियर, और मैं लिखूं AlCl3 में या MgCl2 में मैं कंपेयर करूं, तो आपको पता है LiCl के जगह पे अगर उसी के आसपास का मैं ले लूं तो कंपैरिजन आपके लिए और आसान हो जाएगा। जैसे मैं MgCl2 ले लूं, ठीक है, AlCl3 ले लूं और मैं NaCl ले लूं, ठीक है, ये सेम पीरियड के हैं, बहुत अच्छी बात है। अब Na पे कितना चार्ज है, ओनली 1 प्लस, Mg पे कितना है, Mg2 प्लस, और Al पे क्या है, Al3 प्लस। तो जितना ज्यादा चार्ज ऑन कैटायन होगा पोलराइजिंग पावर क्या होगा, उतना ज्यादा, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो बच्चा जो कोवेलेंट नेचर है वो इंक्रीज करेगा। तो किसमें ज्यादा चार्ज है, एल्युमिनियम पे, यानी AlCl3 में कोवेलेंट नेचर ज्यादा, उसके बाद MgCl2 और उसके बाद क्या आ गया, NaCl। क्या समझ में आया, चार्ज ऑन कैटायन, यस, मोर द चार्ज ऑन कैटायन मोर इज द पोलराइजिंग पावर, हेंस मोर इज द कोवेलेंट नेचर। क्लियर, आ गया समझ में, तीन आ गए। अब चौथा आ जाओ। चौथा में सूडो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या, याद करो पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया था, नहीं भी तो मैं बता देता हूं। जैसे CuCl है, ये भी एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, आयनिक बॉन्ड बनाने के चांसेस है। और जैसे NaCl है, ठीक है, ये भी आपके मेटल बनाने के, मेटल और नॉन मेटल है, आयनिक बॉन्ड बनाने के चांसेस है।
लेकिन Cu क्या है आपका, ट्रांजिशन मेटल है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन नहीं 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। अगर 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वो क्या होते हैं, सूडो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बट अगर मैं अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करूं, जैसे Na क्या बनाता है, Na+, ये क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। लेकिन मैं अगर कॉपर की लिखूं, कॉपर का अगर मैं लिखता हूं तो कॉपर का याद करो एटॉमिक नंबर क्या होता है, 29 होता है। इसमें डी ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, जल्दी बताओ, 2 8 18 और 1 होता है। कॉपर के केस में होता है ना 8 to 10 and 18 and 29, यानी ये क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, यानी सूडो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। तो अगर ट्रांजिशन मेटल को कंपेयर करते हैं हम लोग अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल से, ट्रांजिशन मेटल में सूडो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, जिसके चलते इनमें जो कोवेलेंट नेचर होता है, यानी अगर मैं बोलूं कि अगर मैं बोलूं कि CuCl और NaCl में किसमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा, तो CuCl है मोर कोवेलेंट नेचर देन व्हाट, NaCl। इस चीज को आपको याद रखना है। तो क्या हम फजांस रूल का यूज करके कोवेलेंट कैरेक्टर पता कर सकते हैं? हाँ सर। क्या साइज ऑफ कैटायन समझ में आया, साइज ऑफ एनायन समझ में आया, चार्ज ऑन कैटायन समझ में आया, सूडो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ में आया? यस। तो फजांस रूल का यूज करके हम कोवेलेंट नेचर आयनिक कंपाउंड में हम ढूंढ सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं। यानी आयनिक बॉन्ड के रिलेटेड जो भी टॉपिक है मैं आपको कंप्लीटली डिस्कस कर चुका हूं। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो विदा लेने का वक्त है। बाय बाय, थैंक यू।